नमस्कार, लेट्स बाइक सारा दिन कार्यक्रम में आपका स्वागत है। इस कार्यक्रम में हम देश और दुनिया की दिन भर की खबरों के साथ आपके सामने प्रस्तुत होते हैं। आज हम बात करने वाले हैं महाराष्ट्र की राजनीति को लेकर। महाराष्ट्र में अभी देखा गया कि उद्धव ठाकरे ने देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात की है। अब इससे कयास लगाए जा रहे हैं, क्या उद्धव ठाकरे फिर से बीजेपी की तरफ आएंगे, और अगर आते हैं तो महाराष्ट्र की राजनीति क्या करवट लेगी। इन सारे मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक अनंत मिश्रा जी। आनंद जी, स्वागत है आपका। नमस्कार। महाराष्ट्र में कुछ नया खेल होने वाला है क्या? अभी अभी उद्धव ठाकरे की मुलाकात देवेंद्र फडणवीस से हुई, इससे क्या अर्थ निकाले जाए? देखिए, अटकलें लग रही हैं और जब राजनीति में दो विरोधाभासी नेता जो एक दूसरे के कट्टर विरोधी हैं और सत्ता को लेके जो पिछले 3 साल से महाराष्ट्र में जो खींचतान चली है वो पूरे देश ने देखी है, दुनिया ने देखी है। ऐसे मौके पर अगर बंद कमरे में मुलाकात होती है, किसी सार्वजनिक समारोह में अगर मुलाकात होती है, तो उसका कोई उतना चर्चा नहीं होगी, उस पर कोई अटकल नहीं होगी, उस पर कोई आशंका नहीं होगी, उस पर शक जाहिर नहीं किया जाएगा। लेकिन बंद कमरे में अगर आधा घंटे की मुलाकात होती है, और मुलाकात किस संदर्भ में? 2 दिन पहले देवेंद्र फडणवीस ने एक समारोह में कहा कि हम मतलब भारतीय जनता पार्टी 2029 तक अभी विपक्ष में नहीं जाने वाली, क्योंकि हमारे पास बहुमत है। हम विपक्ष में नहीं जाने वाले, लेकिन अगर उद्धव ठाकरे चाहें तो सत्ता पक्ष में आ सकते हैं। ये राजनीति में बहुत से होते हैं, कटाक्ष भी होते हैं, इस तरीके से कई बार संदेश देने की भी कोशिश की जाती है। और आपको ये पता होगा कि भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना लगभग 35-36 साल पुरानी सहयोगी पार्टी रही है। एक किसी मुद्दे को लेकर उनमें मतभेद हो गया, दरार पड़ गई, दोनों ने अपने अपने रिश्ते अलग पकड़ लिए, लेकिन उसके कहने के बाद कि अगर उद्धव ठाकरे चाहें तो सत्ता पक्ष में आ सकते हैं, उसके बाद 2 दिन बाद विधानसभा भवन में विधान परिषद के जो सभापति हैं उनके कमरे में मुलाकात होती है। उसमें उद्धव ठाकरे के साथ उनके पुत्र और जो पूर्व मंत्री हैं आदित्य ठाकरे भी मौजूद थे। तो जब ये मीटिंग होती है बंद कमरे में, तो फिर अटकलें लगती हैं कि क्या उद्धव ठाकरे देवेंद्र फडणवीस के जो सुझाव था उसकी तरफ अमल कर रहे हैं। एक थ्योरी ये भी आई कि वहाँ महाराष्ट्र के अंदर जो विधानसभा है उसमें विपक्ष का नेता नहीं है। विपक्ष का नेता इसलिए नहीं कि 288 सदस्यीय सदन में विपक्ष का नेता वही बन सकता है जिसके पास 29 विधायक हों, 10%। तो 288 का 10%, 29 विधायक। संयोग से शिवसेना के पास 20 है, कांग्रेस के पास 16 है और शरद पवार वाली एनसीपी के पास 10 है। तीनों के मिला के तो 46 होते हैं, लेकिन एक पार्टी के पास बहुमत उतना संख्या नहीं है कि उनको विपक्ष का नेता बनाया जाए। तो कुछ लोगों का कहना था कि विपक्ष का नेता बनाने के संदर्भ में बात हुई थी, जबकि विपक्ष का नेता बनाना मुख्यमंत्री के हाथ में नहीं होता। विपक्ष का नेता बनाना विधानसभा अध्यक्ष के हाथ में होता है। और शिवसेना ने एक प्रार्थना पत्र भी दे रखा है कि चूंकि हम सबसे बड़े पार्टी है मुख्य विपक्षी दल के रूप में, तो हमको विपक्ष के नेता के रूप में मान्यता दी जाए। तो ये जो मुलाकात हुई है इसमें विपक्ष के नेता की बात हो, विपक्ष के नेता की अगर बात होती तो विधानसभा अध्यक्ष से होनी चाहिए थी। उसका बारे में निर्णय विधानसभा अध्यक्ष लेंगे। मुख्यमंत्री विधानसभा अध्यक्ष को सलाह नहीं दे सकते कि आप इनको विपक्ष का नेता बना दो, क्योंकि उनके अधिकार क्षेत्र की बात नहीं है। तो ये जो 30 मिनट की जो मुलाकात है आगे क्या रंग लेगी ये आने वाले दिन बताएंगे। लेकिन अगर उद्धव ठाकरे फिर से भारतीय जनता पार्टी में चले जाएं तो आश्चर्य नहीं होना चाहिए, क्योंकि उनकी जो विचारधारा है इसमें सबसे एक बड़ा कारण जो है, जो लगता है कि अगर वो जा सकते हैं तो क्यों। अभी पिछले दिनों जैसे देवेंद्र फडणवीस और उद्धव ठाकरे की मुलाकात हुई बंद कमरे में, उसी तरह एक खुले सार्वजनिक समारोह में उद्धव ठाकरे की मुलाकात अपने चचेरे भाई राज ठाकरे से भी हुई। और ये अटकलें लगी कि जब बीएमसी के चुनाव आ रहे हैं, मुंबई महानगर पालिका के चुनाव जो कई 1.5-2 साल से पेंडिंग है, जो होने हैं, और सुप्रीम कोर्ट भी 1-2 बार कह चुका है कि जल्दी चुनाव कराइए। तो दोनों ने जब भाइयों की मुलाकात हुई सालों बाद, तो उस समय ये अटकलें लगी थी कि क्या दोनों भाई एक हो रहे हैं। और उस समारोह के अंदर बाकी जो दल थे जिनको बुलाया था, कम्युनिस्ट पार्टी वाले या लोकल जो महाराष्ट्र में अपोजिशन की पार्टी है वो शामिल हुए, शरद पवार की पार्टी भी शामिल हुई, लेकिन कांग्रेस उसमें शामिल नहीं हुई थी। उसके पीछे कारण यह है कि राज ठाकरे की छवि कट्टर हिंदुत्व की रही है।
उद्धव ठाकरे की छवि सॉफ्ट हिंदुत्व की रही है। जैसे आज नरेंद्र मोदी है, उनकी छवि कट्टर हिंदुत्व की, योगी आदित्यनाथ की कट्टर छवि है। तो कांग्रेस को ये लगता है कि राज ठाकरे अगर उद्धव ठाकरे से हाथ मिलाते हैं तो हमारे लिए जो अल्पसंख्यक वोट है उसमें नुकसान हो सकती है। अल्पसंख्यक वोट कहीं शरद पवार की पार्टी के पास नहीं चला जाए जी। या दूसरी और छोटे दल जो हैं वो नहीं उसको समेट ले। अगर मान लो, जैसे मेरा सवाल ये, अगर मान लो ये बीजेपी की तरफ आ जाते हैं उद्धव ठाकरे, तो फिर महाराष्ट्र में विपक्ष में बचेगा कौन? राज ठाकरे पहले उद्धव से मिल चुके हैं, उद्धव ठाकरे एनसीपी वाली जो वो शरद पवार की शिवसेना है उससे मिल चुके हैं, उनके साथ कांग्रेस भी है, और ये अगर इधर आ जाते हैं तो उधर कौन बचेगा? भाई उद्धव ठाकरे अगर बीजेपी में आ जाते तो उद्धव ठाकरे तो बीजेपी के साथ पहले भी थे जी। तो वहाँ अब विपक्ष में तो वहाँ कांग्रेस और एनसीपी। अब जो कांग्रेस महाराष्ट्र की राजनीति हो चुकी है उसमें आधे दल इधर हैं आधे उधर हैं, मतलब एक ही दल में से दो दल बन गए, एनसीपी इधर भी है एनसीपी उधर भी है। ऐसे ही शिवसेना इधर भी है शिवसेना उधर भी है, आधी शिवसेना पहले इधर है, ये भी आ जाते हैं, राज ठाकरे भी इधर आ जाते हैं, तो विपक्ष में कौन रहेगा? भाई विपक्ष में कांग्रेस, मुख्य तो विपक्ष कांग्रेस है, कांग्रेस है ही। फिर जो शरद पवार की जो एनसीपी है वो जो पहले की तरह, और शिवसेना एक तरीके से विभाजित होकर वापस अपने परिवार में लौट आने वाली स्थिति होगी। हमको ये समझना होगा कि अगर उद्धव ठाकरे आते हैं तो आप देखिए 2019 के चुनाव होते हैं, 2019 के विधानसभा के चुनाव, उस समय भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना मिलकर चुनाव लड़ते हैं। उससे पहले वहाँ कांग्रेस शासन में थी। तो उस समय 2014 से 19 तक बीजेपी और शिवसेना की सरकार थी। 19 में जब ये मिलकर लड़ते हैं तो भारतीय जनता पार्टी की 105 सीटें आती हैं और शिवसेना, जब एक शिवसेना थी, उनकी 56 सीटें आती हैं, 161 सीटें आती हैं। भारतीय जनता पार्टी का दावा, चूंकि 105 वाले को मुख्यमंत्री, उद्धव ठाकरे ने ये बात उछाल दी कि हमारी जब बातचीत हुई थी भारतीय जनता पार्टी से तो 2.5 साल मुख्यमंत्री पद की बात हुई थी जी। भारतीय जनता पार्टी ने कहा नहीं, ऐसी कोई बात नहीं हुई। उद्धव ठाकरे के मन में उस समय राजनीतिक लालच आ गया उसमें, और जब भारतीय जनता पार्टी से उनकी बात नहीं बनी तो उन्होंने भारतीय जनता पार्टी से 3.5 दशक का नाता तोड़ के और कांग्रेस और उनसे हाथ मिला के सरकार बना ली। अच्छा, इसमें एक नेता बहुत चर्चा में रहे, संजय राउत। तो अगर आप उद्धव ठाकरे इधर आते हैं, संजय राउत ने बहुत बड़े बड़े स्टेटमेंट दिए हैं बीजेपी और मोदी के खिलाफ, तो उनका क्या भविष्य हो सकता है? नहीं देखो, संजय राउत राज्यसभा के सांसद हैं, संजय राउत नेता नहीं है जी। संजय राउत कभी चुनाव नहीं लड़े। संजय राउत उद्धव ठाकरे के प्रवक्ता के रूप में बात करते हैं। कई बार वो थोड़ा जरूरत से ज़्यादा बोल जाते हैं जिसके लिए उनकी पार्टी को भी नुकसान उठाना पड़ता है। तो वो तो अगर उद्धव ठाकरे जिस दिन आएंगे उस दिन संजय राउत के बोल बदल जाएंगे। पहले जब वो भारतीय जनता पार्टी के साथ थे तो कांग्रेस पे क्या कटाक्ष करते थे। तो राजनीति में ये जिस दिन तक आप जिस पक्ष में जिस पाले में खड़े हो उसके लिए बात करोगे, जिस दिन आप इधर चले आओ। तो मैं बात कर रहा था कि 105 सीटें उनकी और 56 सीटें उनकी, और जब उद्धव ठाकरे 2.5 साल रह लिए तो भारतीय जनता पार्टी को लगा कि नहीं, इन्होंने वादा खिलाफी की है, और उन्होंने शिवसेना के 2 टुकड़े किए, शरद पवार की पार्टी के 2 टुकड़े किए, और 2022 में उद्धव की सरकार गिर गई। वो विधानसभा में बहुमत अपना साबित नहीं कर पाए और भारतीय जनता पार्टी ने सरकार बनाई। उस समय भी आपको याद होगा कि भारतीय जनता पार्टी बड़ी पार्टी होते हुए, 105 होते हुए, उन्होंने जो 30-35 लेके आए थे शिवसेना से, एकनाथ शिंदे को उन्होंने मुख्यमंत्री बनाया। तो ये जो उद्धव ठाकरे भी इस राजनीति को समझ रहे होंगे कि हम एक जमाने में कहाँ थे, हम भारतीय जनता पार्टी से आगे थे, हमारा जनाधार ज्यादा था, लेकिन आज ऐसी स्थिति हो गई कि अब जो पिछला चुनाव हुआ उसके बाद सरकार गिर गई। फिर जब 2024 में चुनाव हुए तो 2024 में आप देखो कि भारतीय जनता पार्टी को मिली 132 सीटें जी। 105 से 132 हो गई उनकी सीटें, और जो 56 सीटें जीतने वाली शिवसेना थी वो 20 सीटों पे आ गई बिल्कुल, और कांग्रेस 16 सीटों पर रह गई। तो उद्धव ठाकरे अगर भारतीय जनता पार्टी के पाले में फिर से आते हैं, उनको ये पता है कि अभी लगभग 4.5 साल का समय है विधानसभा चुनाव में, और लोकसभा चुनाव में उद्धव ठाकरे की वो स्थिति नहीं हो सकती कि वो किसी की सरकार बनाए या बचाए। उनका जो पूरी राजनीति है वो महाराष्ट्र पर टिकी हुई है कि महाराष्ट्र में अगर उनकी ताकत, मान लिए आज 100 इनके पास उद्धव ठाकरे 20 विधायक हैं, और बहुत सी चुनाव के बाद से ये
सुर्री, जिसको राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि 20 में से भी 15 विधायक हो सकता है उद्धव ठाकरे का साथ छोड़ जाए। तो उद्धव ठाकरे को लगता है कि अपनी राजनीति बचाने और अपने पुत्र को जो आदित्य ठाकरे, उनकी राजनीति स्थापित करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के साथ अगर फिर से गठजोड़ करते हैं, जैसे नीतीश कुमार है, 2 बार अलग हुए भारतीय जनता पार्टी से, फिर उनको लगा कि नहीं मेरी राजनीति यहाँ चल सकती है, वापस आ गए। तो इसी तरह अगर उद्धव ठाकरे फिर से आ जाते हैं भारतीय जनता पार्टी के साथ, तो किसी को भी कोई आश्चर्य नहीं होना चाहिए। और कांग्रेस भी ये जानती है कि किसी भी समय, इसीलिए कांग्रेस अभी राज ठाकरे वाले कार्यक्रम में नहीं गई थी वो। बिल्कुल। अच्छा, अभी जो एक महाराष्ट्र में ये मराठी भाषा को लेके एक नया आंदोलन हुआ। ये आंदोलन क्या, एक छोटा सा विवाद हुआ, और उस विवाद में एक तो राज ठाकरे, और राज ठाकरे के साथ अब उद्धव ठाकरे भी हैं। और अगर अब उद्धव ठाकरे बीजेपी की तरफ आ जाते हैं तो ये मराठी भाषा का मुद्दा क्या आगे बढ़ेगा या यहीं खत्म हो जाएगा? देखिए, राजनीतिक जो मुद्दे हैं ना, ये मराठी भाषा का या तमिलनाडु में भाषा का जो विवाद है, ये लंबे समय से चला आ रहा है। और अनेक मौकों पर आप देखो कि जिस समय भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलके उद्धव ठाकरे की सरकार थी, तब ये मुद्दा क्यों नहीं उठाया उद्धव ठाकरे ने? मराठी का मुद्दा आज ही नहीं आ गया। लेकिन जब आपकी राजनीतिक जमीन खिसकती है किसी भी राजनीतिक दल की, वो चाहे उद्धव ठाकरे हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, तो वो ऐसे मुद्दे उठाता है, सेंटिमेंटल, भावनात्मक मुद्दा, कि इसमें मराठी अस्मिता का सवाल जोड़ दिया। उनको लगता है कि ये जो हिंदी भाषी जो लोग हैं, जो मतलब गुजरात के या महाराष्ट्र में जो गैर मराठी लोग हैं, वो बीजेपी के साथ ज़्यादा है, और अपनी राजनीतिक ताकत को बचाए रखने के लिए मराठीवाद का जो मुद्दा, जैसे ममता बनर्जी ने माँ माटी मानुस बंगाल में मुद्दा छेड़ा था, तो इसी तरह उद्धव ठाकरे ने ये मुद्दा उठाया है भाषा का, जो मराठी भाषा का लेके। वो अभी कल भी उन्होंने कहा कि हमारा हिंदी से कोई विरोध नहीं है, लेकिन मराठी की जो पहचान है, मराठी की वो है, उसको कुल मिला के राजनीतिक लफ्जों में अगर ये कहा जाए कि वो मराठी अस्मिता का मुद्दा उठाकर अपनी जो जड़ें कमजोर हुई हैं राजनीति में, उनमें फिर से पानी देने का काम कर रहे हैं, ताकि वो जड़ें फिर से हरी हो सके। अब ये जो महाराष्ट्र की राजनीति में अब नया मोड़ क्या आएगा इनके आने से? अगर ये बीजेपी में आ जाते हैं तो महाराष्ट्र की राजनीति आगे किस दिशा में जाएगी? देखिए, महाराष्ट्र की राजनीति में अगर आज उद्धव ठाकरे फिर से आ जाते हैं तो पहला सवाल तो ये क्या उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे फिर से एक होंगे, या उद्धव ठाकरे अपनी शिवसेना को लेकर आएंगे? और अगर वो अपनी शिवसेना को लेकर आते हैं तो आज 132 तो बीजेपी के हैं, 57 है एकनाथ शिंदे की पार्टी की, शिवसेना जो विभाजित हुई थी, और 36 या 37 उनके साथ हैं, अजीत पवार के साथ। तो इस तरह इनके 230 हैं। और उद्धव ठाकरे भी अगर एनडीए गठबंधन में आते हैं तो 20 सीटें उनके पास हैं, तो उनकी स्थिति चौथे नंबर की हो जाएगी पार्टी में। ठीक है, 1-2 सीटें, 2-3 मंत्री उनके बन सकते हैं, लेकिन ये अब उद्धव ठाकरे को देखना है कि उनको अपनी पार्टी का स्वतंत्र अस्तित्व रखकर भारतीय जनता पार्टी को चुनौती देनी है, या भारतीय जनता पार्टी से फिर से हाथ मिला के अपनी राजनीति को बचाना है। अब ये उद्धव ठाकरे या उनके सलाहकारों पर रहेगा कि दोनों स्थितियों में उनको किस तरह का फायदा है। लेकिन जो उनको लगता है, मुझे जो लगता है, या जो हकीकत है महाराष्ट्र की, कि महाराष्ट्र में पिछले 32 सालों में कांग्रेस की सरकार भी रही, लंबे समय तक कांग्रेस की सरकार रही, वहाँ 99 से लेकर 2014 तक कांग्रेस की सरकार रही, 15 साल तक। पिछले 30 सालों में वहाँ सरकार चाहे कांग्रेस की रही 15 साल, चाहे अभी भारतीय जनता पार्टी की उनकी है। ये बीएमसी जो मुंबई महानगर पालिका जो चुनाव बड़ी, वहाँ शिवसेना का कब्जा है, और महानगर पालिका में जो शिवसेना का मेयर होता है, उनकी जो सरकार होती है, वो उनकी प्राणवायु है, उनको सारे स्रोत वहीं से मिलते हैं। तो उद्धव ठाकरे की नज़र अब बीएमसी के जो चुनाव होने वाले हैं उसमें है, और जो अभी लेटेस्ट 2024 के विधानसभा चुनाव के जो नतीजे आए, उसके आधार पर अगर देखें तो उद्धव ठाकरे की पार्टी मुंबई में बहुत कमज़ोर हो चुकी है। उनको लगता है कि किसी तरह येन केन प्रकारेण अगर हम बीएमसी पे फिर से काबिज रहें, और बीजेपी से अगर उनकी बातचीत होती है तो उनकी पहली शर्त यही होगी शायद कि अगर हम वहाँ मिलके लड़ते हैं, मुंबई में उनको ज़्यादा सीटें चाहिए, और अगर उनकी सीटें कम भी आएँ तो जिस तरह आपने शिंदे को मुख्यमंत्री बनाया, जिस तरह आपने नीतीश को मुख्यमंत्री बनाया, उसी तरह मेयर हमारा होना चाहिए। अब एक सवाल बीजेपी के एंगल से अगर हम सोचें, उद्धव ठाकरे के तो फायदे नुकसान हमको समझ में आते हैं, जाने के या ना जाने के, मतलब इस गठबंधन में आने के। बीजेपी को अब क्या फायदा है उद्धव ठाकरे को लेने से? वो क्यों लेना चाहेंगे?
देखिए अभी भी जो उद्धव ठाकरे को सीटें भले ही 20 आई हो, लेकिन उनका जो वोट शेयर है वो अगर बीजेपी के खाते में जुड़ जाता है, भारतीय जनता पार्टी को महाराष्ट्र से ज्यादा देश की चिंता है, लोकसभा की चिंता है उसको। 2019 का लोकसभा चुनाव 48 में से 41 सीटें भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना ने जीती जी। 48 में से 41। और जो 2024 का चुनाव हुआ, 2024 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी गठबंधन को सिर्फ 17 सीटें मिली और कांग्रेस, उद्धव ठाकरे और शरद पवार की पार्टी 30 सीटें जीत गई। तो भारतीय जनता पार्टी की चिंता महाराष्ट्र से ज्यादा लोकसभा चुनाव है, और जो 241 पे भारतीय जनता पार्टी अटकी, उसका कारण महाराष्ट्र, राजस्थान, उत्तर प्रदेश के चुनाव में जो उसको झटका मिला ना, अगर उत्तर प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र के नतीजे भी गुजरात, मध्य प्रदेश और दिल्ली, हिमाचल जैसे रहते तो शायद भारतीय जनता पार्टी 300 350 पे पहुंच जाती। 300 के आसपास सीटें पहुंच सकती थी। मतलब ये जो 50-60 सीटें इनको यूपी में बड़ा झटका लगा, 30 सीटें वहां घटी, 10 सीटें राजस्थान में घटी और 15 सीटें करीब इनकी महाराष्ट्र में घटी। तो वो जो 60 सीटों का जो गैप है, जो उनको कम मिली, तो वो चिंता है कि उद्धव ठाकरे अगर इनकी तरफ आ जाते हैं और वो जो 9-10% का जो वोट है वो इनके खाते में जुड़ जाता है, तो लोकसभा चुनाव हालांकि अभी 4 साल का समय है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का मुख्य जो प्रतिद्वंदी है कम्युनिस्ट और कांग्रेस है। ममता बनर्जी भी भारतीय जनता पार्टी के साथ सरकार में रह चुकी हैं, अटल बिहारी वाजपेयी सरकार में रह चुकी है, नवीन पटनायक भी रह चुके हैं, नीतीश भी रह चुके हैं, देवेगौड़ा की पार्टी भी रह चुकी है, चंद्रबाबू नायडू भी रह चुके हैं। तो भारतीय जनता पार्टी किसी भी दूसरे दल को, चाहे वो नीतीश रहे हो, चाहे चंद्रबाबू नायडू, चाहे जगन रेड्डी, चाहे उद्धव ठाकरे, उनके साथ हाथ मिला सकती है। उमर अब्दुल्ला की पार्टी भारतीय जनता पार्टी के साथ रही, जो इतनी कट्टर थी, पीडीपी, महबूबा मुफ्ती, वो भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर उन्होंने सरकार चलाई है। तो भारतीय जनता पार्टी को उद्धव ठाकरे से हाथ मिलाने में कोई परहेज नहीं होगा, बशर्ते उद्धव ठाकरे और भारतीय जनता पार्टी के बीच सिर्फ हाथ नहीं मिला है, दिल भी मिला है। सिर्फ दिखावे के लिए नहीं कि अपने फायदे के लिए। गलतियां हुई, दोनों से गलतियां हुई होंगी, गठबंधन टूटा, लेकिन अगर फिर उद्धव ठाकरे भारतीय जनता पार्टी के साथ आते हैं तो आज की तारीख में उनको भी लग रहा है कि जो उनका जनाधार था, जो है उनको एक सोच थी कि नहीं हम भारतीय जनता पार्टी के मुकाबले ज़्यादा सीटें जीत के सरकार बनाएंगे, तो जब 20 सीटों पे वो समट गए हैं और 20 में से भी अगर 10-12 एमएलए उनके टूटने की आशंका उनको है, जो खबरें आती हैं, तो निश्चित रूप से उद्धव ठाकरे की राजनीतिक समझ या उनके जो पार्टी के नेता हैं वो यही करेंगे कि कांग्रेस के साथ रहने में फ़ायदा क्या है और नुकसान क्या है, भारतीय जनता पार्टी के साथ जाने में क्या फायदा है। तो ऐसा ना हो ये बीजेपी के लिए कहीं गले की फांस बन जाएगी, बहुत सारे दल साथ ले लिए, अब किसको क्या देंगे। जैसे कि एकनाथ शिंदे, उनको भी मान लो मुख्यमंत्री या उप मुख्यमंत्री पद अब कम से कम चाहिए, फिर उद्धव ठाकरे को, उनको भी अगर अपने कुछ मंत्री चाहिए, फिर अजित पवार को, उनको भी कुछ अपना मंत्रालय में मंत्री चाहिए, तो किस किस को क्या क्या देगी बीजेपी, और अपने खुद के जो कार्यकर्ता हैं फिर उनको कैसे संतुष्ट करेंगे। नहीं देखिए, इधर राजनीति में बड़े नेतृत्व जब आला कमान निर्णय लेते हैं तो ये चीज़ें दूरगामी नतीजे से देखे जाते हैं कि दूरगामी इसके हमको क्या फायदे होंगे। क्षणिक फायदे में हो सकता है कि उद्धव ठाकरे भारतीय जनता पार्टी के साथ फिर से आए और वो मंत्री पद नहीं मांगे, वो कहें हमारे को तो मेयर चाहिए जी। तो ये जो उनकी प्राथमिकता है, जो 25 साल से बीएमसी पे उनका मेयर है, उनके लिए सबसे बड़ी, मुख्यमंत्री से भी बड़ा पद उनके लिए मेयर है वहाँ पे, जो मुंबई की राजनीति के जानकार हैं। महाराष्ट्र चुनाव में 3-4 बार मेरे को भी जाने का अवसर मिला, तो वहाँ के जो शिवसैनिक हैं, उनकी कितने शिवसैनियों के जो कार्यकर्ता हैं, हजारों कार्यकर्ता, वो बीएमसी के सारे उनकी रोजी रोटी चलती है। और उद्धव ठाकरे के आने से कहीं ऐसा ना हो कि एकनाथ शिंदे छिटक जाए। नहीं, एकनाथ शिंदे देखो, उद्धव आने से नहीं ठीक छटकेंगे। एकनाथ शिंदे की जो पीड़ा थी, एकनाथ शिंदे की पीड़ा दूसरी थी। उद्धव ठाकरे उनके नेता थे, लेकिन जब आदित्य ठाकरे को प्रोत्साहन मिलने लगा, बाला साहब ठाकरे खुद राजनीति में नहीं आते थे, कभी चुनाव नहीं लड़ते थे, उद्धव ठाकरे खुद मुख्यमंत्री बने, अपने लड़के आदित्य ठाकरे को उन्होंने वो बनाया। तो एकनाथ शिंदे की पीड़ा ये थी कि उन जैसे समर्पित कार्यकर्ता, शिवसेना भी परिवारवाद चल रहा है, तो शिंदे का कब नंबर आता, इसलिए वो छोड़ के गए। और शिंदे भारतीय जनता पार्टी के बिना, शिंदे अपने बूते पर महाराष्ट्र की राजनीति में बड़ा खेल नहीं कर सकते। ना उद्धव कर पाए, उद्धव को भी लग गया कि आज की तारीख में अगर भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं रहते हैं तो क्या हश्र हुआ उनका। तो
मुझे नहीं लगता कि इससे उनके आने से शिंदे छिटकेंगे। और अगर जैसे ये मीटिंग हुई है उद्धव ठाकरे की और देवेंद्र फडणवीस की, क्या इससे इंडी गठबंधन में आपस में दरार पैदा होगी? उनको लगेगा कि हमारा एक घटक, हमारा सहयोगी उधर नहीं, जाके ये तो मीटिंग कर रहा निश्चित रूप से देखिए, राजनीति में जो परिपक्व राजनेता होते हैं ना, इन सब चीज़ों के लिए तैयार रहते हैं। ये आम कार्यकर्ता के लिए होता है कि वो छोड़ के चला गया, शिवसेना ने कांग्रेस के साथ हाथ मिला लिया, जो सालों तक कहती रहती थी। वो सब नेता परिपक्व होते हैं। और जो मैंने कहा उस दिन राज ठाकरे के कार्यक्रम में जब कांग्रेस शामिल नहीं हुई, उसका मूल कारण यही था कि कांग्रेस नेताओं को भी कहीं अंदर खाने में लग रहा है कि उद्धव ठाकरे का कहीं फिर से मन तो नहीं बदल रहा। वो राज ठाकरे की तरफ जा रहे हैं, बंद कमरे में हो रही है। तो बंद कमरे में जो मीटिंग हुई उसकी खबर कांग्रेस को भी लगी होगी निश्चित रूप से। और उसमें दरार की बात नहीं है। अगर उद्धव ठाकरे जिस दिन आना चाहेंगे उस दिन आएंगे, और जो उनके बयान 10 दिन पहले के थे वो तुरंत बदल जाएंगे। मोदी के बारे में बयान अलग होंगे, फिर भाजपा के बारे में अलग बयान होंगे, कांग्रेस के बारे में अलग बयान होंगे। कांग्रेस अल्पसंख्यकों का तुष्टीकरण करती है, ये बयान उद्धव ठाकरे देंगे। क्योंकि ऐसे बयान देना तब आपकी राजनीतिक मजबूरी हो जाएगा। इंडी अलायंस में भी अभी जो चल रहा है सब कुछ ठीक नहीं है। जैसे कि अभी उनकी जो मीटिंग होने वाली है उसमें केजरीवाल नहीं आ रहे हैं, ममता बनर्जी नहीं आ रही है, और अब उनका एक प्रमुख दल ये शिवसेना और ये उद्धव ठाकरे अगर बीजेपी से मिल रहे हैं तो फिर इंडिया अलायंस का भविष्य क्या रह जाएगा? देखिए, इंडिया अलायंस का भविष्य तो, इंडिया अलायंस के भविष्य की कल के पॉडकास्ट में अपन ने चर्चा की थी। उसमें यही है कि अगर उद्धव ठाकरे निकल जाते हैं और आम आदमी पार्टी, ममता बनर्जी पहले ही दूरी बना रही है, अपना मीटिंग से शामिल नहीं हुई, तो इंडिया अलायंस का क्या होगा, ये तो कांग्रेस को देखने की चीज़ है। और ये भी देखने की है कि उद्धव ठाकरे क्यों छोड़ के जा रहे हैं, या ममता बनर्जी इंडिया अलायंस की मीटिंग में क्यों नहीं शामिल हुई, या उमर अब्दुल्ला की क्या तकलीफ़ है, या ममता बनर्जी की क्या तकलीफ़ है, ये उनके देखने की विषय है। लेकिन आज अपनी चर्चा का विषय है कि क्या उद्धव ठाकरे फिर से अपने कट्टर हिंदुत्व की तरफ लौट रहे हैं। जैसा कि वो उन्होंने बीच में जब कांग्रेस के साथ गए तब उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पे कड़े प्रहार किए थे हिंदुत्व को लेके, और राम मंदिर अयोध्या जाने का जो मुद्दा था उसमें भी वो अलग से गए थे, उनको आमंत्रित किया जब नहीं गए थे। तो आने वाले दिनों में महाराष्ट्र की राजनीति निश्चित रूप से, उद्धव ठाकरे अगर नहीं भी शामिल होते हैं, भारतीय जनता पार्टी के साथ हाथ नहीं भी मिलाते हैं, तो राज ठाकरे के आने से भी कांग्रेस और उद्धव ठाकरे के बीच दूरी बढ़ेगी निश्चित रूप से। क्योंकि राज ठाकरे कट्टर हिंदुत्व के प्रतीक माने जाते हैं, और वो उद्धव के साथ जाते हैं तो अल्पसंख्यकों में मैसेज जाएगा कि शिवसेना वापस अपने कट्टर हिंदुत्व की तरफ लौट रही है। जी बिल्कुल। तो जैसा कि आपने देखा कि महाराष्ट्र की राजनीति पल पल करवट बदलती रहती है। पिछले विधानसभा चुनाव से हम लगातार देख रहे हैं, कभी कोई इस पार्टी में, कभी कोई उस पार्टी में, सत्ता पक्ष में कौन है, विपक्ष में कौन है, क्लियर पता ही नहीं है, क्योंकि आधी शिवसेना इधर है, आधी उधर है, आधी एनसीपी इधर है, आधी उधर है। अब फिर से एक नया पड़ाव आया है, राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे आपस में मिले हैं, और अभी अभी हमने देखा कि उद्धव ठाकरे की मीटिंग वापस देवेंद्र फडणवीस से भी हुई है। अब आगे क्या होना बाकी है, ये तो इतिहास के भविष्य के गर्त में छुपा हुआ है। क्या होगा आगे वो आप और हम देखेंगे। अगर ये कार्यक्रम आपको अच्छा लगता है तो कमेंट करके हमें अवश्य बताएं। कार्यक्रम में अंत तक जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। सर, आपका भी आने के लिए धन्यवाद। धन्यवाद।